तो सबसे पहले वेरिएबल स्कोप्स के अंदर हम लोगों ने देखा था क्लास लेवल का स्कोप, यानी कि क्लास लेवल का वेरिएबल स्कोप हम लोगों ने देखे थे। तो हम लोग क्लास लेवल के वेरिएबल क्रिएट करके उसका स्कोप चेक कर लेते हैं पहले। उसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ प्रोग्राम के नाम से। इसमें एक क्लास लेवल का वेरिएबल हम लोगों ने देखा था कि क्लास लेवल के वेरिएबल में क्या होता है कि क्लास के अंदर हम लोग टॉप पे किसी भी फंक्शन से बाहर, आउटसाइड द मेथड, हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल वी के नाम से डिक्लेयर कर लेता हूँ उसको और एक वैल्यू भी यहीं पे असाइन कर देता हूँ 10। ठीक है, तो ये मेरी एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन होगी। अब ये किसी मेथड के अंदर नहीं की मैंने क्लास के अंदर, अब ये क्लास में ऐसे ही आउटसाइड द मेथड मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसके नीचे मैं जितने भी मेथड क्रिएट करूंगा ये तमाम के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यानी कि इसी क्लास के अंदर मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, कि इसी वैल्यू को मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। डिस्प्ले करवाने के लिए वो सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन उस फंक्शन को यूज करते हुए हम लोग इस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा क्लास लेवल का स्कोप है तो इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन आएंगे उन तमाम के अंदर मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को जिसका स्कोप क्लास लेवल का होगा। मैं साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवा लेता हूँ, वैल्यू ऑफ वी इज इक्वल टू। अब एक मैसेज प्रिंट करवाना है, साथ मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास अब दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ गई जो मैं एक ही राइट लाइन फंक्शन के अंदर राइट कर रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें इकट्ठी राइट करनी हो तो हमें उनको कंकैटिनेट करके लिखना पड़ता है। तो कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है और साथ वी, यानी कि एक वेरिएबल है और एक मैसेज है, तो मतलब दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें, तो उनको इस तरह हम लोगों ने कंकैटिनेट करके लिखना होता है, फिर ही वो मतलब ठीक से एग्जीक्यूट होती हैं। हम वैसे नहीं इनको लिख सकते कॉमा सेपरेटेड के साथ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जो मैंने क्लास लेवल का उसका स्कोप क्रिएट कर लिया, मतलब उसको क्लास लेवल पे क्रिएट कर लिया और उसी क्लास के अंदर एक मेथड मेथड ले लिया जिसके अंदर मैंने उसको प्रिंट करवा लिया। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग इस तरह क्लासेस के अंदर फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं वो ऑटो रन नहीं होते, ऑटो नहीं चलते, हमें उनको कॉल करवाना पड़ता है मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन से या कहीं और से जहाँ से हमारी सीक्वेंस चल रही हो। अमूमन अभी जब हम सिंगल फाइल भी प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर उसके अंदर तो हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन ही होता है। तो हम लोग वॉइड मेन फंक्शन के अंदर ये चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, तो उसके अंदर से फिर मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब जो वॉइड मेन फंक्शन होता है ये हमारा स्टैटिक फंक्शन होता है, तो इसलिए हम लोग इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड जरूर लिखते होते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैंने एक वॉइड मेन फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इस फंक्शन के अंदर से मैं ऊपर अपना जो मैंने डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए उसको कॉल करवाऊंगा, तो तभी वो उस वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। अब हम लोग एक ही क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, जब एक ही क्लास के अंदर हम लोगों ने मेन फंक्शन भी उसी में रखा रखा हुआ हो और बाकी दूसरे फंक्शन जिनको हम लोगों ने कॉल करवाना है वो भी उसी के अंदर ही हो, तो हम लोगों के पास उस दूसरे फंक्शंस को कॉल करवाने के लिए दो तरीकेकार होते हैं। एक तो बात मैंने बताई थी आप लोगों को कि हम लोग दोनों फंक्शन को स्टैटिक कह देते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं ना एक क्लास के अंदर वो तमाम आपस में एक दूसरे को जस्ट नाम लेके कॉल करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने इसी क्लास के अंदर ये ऊपर एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। अब मैंने इसको यहाँ से वॉइड मेन वाले फंक्शन के अंदर से कॉल करवाना है ना, तो मुझे जस्ट यहाँ पे इसका नाम लेके मैंने अगर कॉल करवाना हो इसको, तो मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा।
यानी कि हालांकि मैंने ऊपर डिक्लेयर इनिशियल किया हुआ है, उसको सारा कुछ हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे वो यहाँ पे इसकी ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको खुद राइट कर भी देता हूँ तो वो मुझे एरर ही देगा, क्योंकि अगर वो ठीक होता तो उसने मुझे नीचे ऑप्शन दे देनी थी, उसका नाम ऑटोमेटिकली नीचे ऑप्शन में आ जाना था ड्रॉप डाउन, जो हमारे पास ड्रॉप डाउन में हिंट आते हैं। अब नहीं आ रहे तो इसकी वजह है ना कि मतलब कोई इश्यू है जिसकी वजह से मतलब नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से मैं उस फंक्शन को कॉल ही नहीं करवा सकता। हालांकि मैं सेम क्लास के अंदर बैठा हुआ हूँ तो मैं एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करवा सकता होता हूँ, लेकिन वो नहीं हो रही। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्यों नहीं हो रही कॉल, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा? एनीबॉडी? सर दिस के कीवर्ड करेंगे हम। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का फंक्शन है, इसके अंदर से मैं ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करवाना चाह रहा हूँ। और जब जैसे ही मैंने इसका ये नाम लिखा ना तो मुझे ये देखो हिंट के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं इसको कॉल नहीं करवा सकता, उसने अंडरलाइन कर दिया रेड कलर का। तो ये मुझे क्यों नहीं कॉल करवाने दे रहा डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर, हालांकि मैं सेम क्लास के अंदर है दोनों फंक्शन। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है। सर इसके लिए हम दिस कंसोल डॉट रीड दिस नहीं लिखेंगे? वो तो प्रिंट करवाने के लिए होता है ना, मैं कॉल करने की बात कर रहा हूँ। कॉल करवाने के लिए तो हम फंक्शन का नाम लिखते होते हैं ना। अब मेन फंक्शन के अंदर से मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करवाना है तो मैं उसका नाम ही लिखूंगा ना। तो जब मैं नाम लिखना लगता हूँ तो मुझे ये एरर दे देता है, नहीं लिखने दे रहा। सर कीवर्ड नहीं आएगा ये हम लोग दिस का कॉल कीवर्ड? करवाने। हाँ, आप दिस का कीवर्ड होता है कि जब सेम क्लास के अंदर ही हो तो हम दिस का कीवर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट नहीं ना क्रिएट किया हुआ होता। तो जी सर, दिस का वरना मतलब ऑब्जेक्ट के होता थ्रू है, कॉल करते हाँ हैं। दिस का मतलब होता है करंट क्लास को रेफर करना। तो मैं दिस का कीवर्ड भी लिखा लेकिन उसने मुझे वो भी एरर दे दिया। अब ये चीजें मैंने आप लोगों को करके दिखाई हुई है, बताई हुई है पहले। वो जिसके पे भी एरर दे रहा है। चलो मैं आप लोगों को एरर दिखा देता हूँ। कीवर्ड दिस इज नॉट वैलिड इन अ स्टैटिक प्रॉपर्टी, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक फिल्ड्स इनिशियलाइजर। एरर को देख के शायद आप लोगों को कुछ याद आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंट भी दिया था स्टैटिक का, वर्ड यहाँ पर मैंने नाम दिया था। अच्छा मैं बता देता हूँ। अब जब हम लोग सेम क्लास के अंदर होते हैं ना, तो हम लोगों ने एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करवाना हो तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये हम लोग दिस का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। अब दिस का कीवर्ड हम लोग सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शंस के अंदर दिस कीवर्ड काम नहीं करता। अब वॉइड मेन के अंदर से मैंने कॉल करवाना है और मेन फंक्शन जो हमारा होता है वो लाजमी स्टैटिक ही होता है, मैं उसको भी नॉन स्टैटिक नहीं कर सकता। तो अब मेरे लिए प्रॉब्लम आ गई, मतलब मैं एक स्टैटिक फंक्शन के अंदर से नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं करवा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास फिर दो सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो ये कि मैं जिसको कॉल करवाना चाह रहा हूँ मैं उसको भी स्टैटिक बना दूं। स्टैटिक का कीवर्ड ही राइट करना है ना। तो जिस फंक्शन को मैंने बनाया हुआ है और उसको मैं कॉल करवाना चाह रहा हूँ उसको भी स्टैटिक फंक्शन बना दूं, तो हम लोग स्टैटिक फंक्शन के अंदर से स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते होते हैं। अब ये मेन फंक्शन जो है मेरा स्टैटिक फंक्शन है, इसके अंदर से मैं दूसरे स्टैटिक फंक्शन को जस्ट उसका नाम लेके कॉल करवा सकता हूँ। स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए यार ना, इसलिए यहाँ पे ना तो मुझे, क्योंकि वो स्टैटिक के अंदर दिस काम ही नहीं करता, यानी कि रेफरेंस की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वो दिस काम भी नहीं करता। तो स्टैटिक फंक्शन जस्ट उसके नाम लेके हम लोग उनको कॉल करवा सकते होते हैं, उसके अंदर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की या दिस का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि फिर मैं, अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाना चाह रहे तो फिर आप किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करवा लो। या तो हम स्टैटिक बना लें या फिर हम उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करवा लें। लेकिन अगर मैं स्टैटिक बनाता हूँ, अब मैं स्टैटिक वाला काम क्यों खत्म किया ये भी आप लोगों को बता दूं।
अब जब मैं इसको स्टैटिक बनाता हूँ ना, तो ये देखो मुझे इसने ना इस वेरिएबल के नीचे अंडरलाइन कर दिया रेड कलर का। मुझे उसने ना सर एरर इसकी दी। वैल्यू चेंज नहीं होगी फिर? नहीं, वैल्यू तो मैं अभी चेंज कर ही नहीं रहा, वैल्यू चेंज करने वाली तो बात बाद की है। मैं अभी पहले एक और भी इशू होता है, मैं वो आप लोगों को बताने लगा हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। इसीलिए मैंने ये सारा प्रैक्टिकल करके आज दिखा रहा हूँ। थ्योरेटिकली में और प्रैक्टिकली करने में बहुत चीज़ों का फर्क होता है। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही इस फंक्शन को स्टैटिक बनाया ना, तो उसने मुझे इस वेरिएबल के नीचे रेड लाइन कर दिया। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड्स। कि ये जो हम लोग इस तरह चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, क्लास लेवल की प्रॉपर्टीज हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे या तो मुझे इसका रेफरेंस चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, उसके थ्रू मैं इसको यूज़ करूंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करता हूँ, तो फिर मेरा मकसद तो फ्लॉप हो गया। मेरा मकसद तो था कि मैं इस क्लास के ऊपर टॉप में एक ही दफ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ और हर फंक्शन के अंदर जस्ट उसका नाम लिख के यूज़ कर लूँ। बेसिकली स्कोप तो यही है क्लास लेवल का स्कोप। लेकिन अगर यहाँ पे अब मुझे उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़े, तो फिर मेरा वो स्कोप वाला मकसद तो फ्लॉप हो गया ना। अब यहाँ पे ये स्टैटिक क्या कहता है कि स्टैटिक इस तरह हमें डायरेक्ट नाम लेके जो क्लास लेवल के स्कोप वाले वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज नहीं करने देता। अब ये चीज मैंने कल आप लोगों को बताई भी थी कि ये जो हमारा स्कोप लेवल के वेरिएबल्स होते हैं, चाहे वो क्लास लेवल है चाहे मेथड लेवल है, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर काम करते हैं, स्टैटिक फंक्शन के साथ काम नहीं करते। स्टैटिक फंक्शन के अंदर हमारे पास ये स्कोप वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता होता, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर आता होता है। इसलिए मैं इस फंक्शन को स्टैटिक भी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा वो जो वेरिएबल स्कोप वाला है ना मेथड टेक्निक है, वो मकसद फ्लॉप हो जाता है, वो मेरा वेरिएबल स्कोप उसका नहीं रहता वो वाला। तो इसलिए मैं उसको वो भी नहीं कर सकता, यानी कि उसको स्टैटिक नहीं बना सकता। अब मेरे पास सिर्फ स्टैटिक तो मैं उसको नहीं बना सकता, और स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक को हम कॉल नहीं करवा सकते। तो फिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो दिस वाला था, वो स्टैटिक के अंदर दिस रेफरेंस भी यूज नहीं होता। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं उस फंक्शन को कॉल करवा लूँ। फिर एक यही एक तरीका रह जाता है, यानी कि इस तरह हमारे पास हर सिनेरियो के अंदर कॉलिंग और चीज़ों का जो यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए हमें अपने सिनेरियो के हिसाब से अपनी कोडिंग को करना पड़ता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उसी के लिहाज से हमें वो चीज़ों को, फंक्शंस को या उसके जो कॉलिंग्स होती हैं उनको करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के जब कॉल करूँगा, तो अब मुझे यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं देगा। पहला हमारा रूल क्या था कि ये जो क्लास लेवल स्कोप के वेरिएबल्स होते हैं, ये सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शंस के अंदर काम करते हैं, स्टैटिक के अंदर काम नहीं करते। मैं इसको स्टैटिक के अंदर कॉल करने जाऊंगा ना, तो ये मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट मांगेगा, मतलब इस क्लास का रेफरेंस मांगेगा मुझसे। तो फिर हमारा वो मकसद जो था ना वो स्कोप वाला, वो फ्लॉप हो जाएगा। क्लास लेवल का जो स्कोप बनाना होता है, तो क्लास लेवल का स्कोप सिर्फ नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर चलता है, वो अभी हमने देख लिया। स्टैटिक के अंदर हमें इसका मतलब कोई स्कोप नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती उसमें, हमें क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके ही काम करना पड़ता है। या फिर स्टैटिक को स्टैटिक के साथ हम जस्ट नाम लेके यूज कर सकते हैं, फिर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना पड़ता। तो इस तरह मतलब डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट लेके या इसको यूज किया, इसको कॉल करवाया, अब ये कॉल हो गया है। अब मैं इसको मतलब अगर रन करूंगा, तो ये प्रॉपर मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। मैं यहाँ पे एक वो फंक्शन रीड की वाला लिख लूँ, ताकि वो ब्लैक स्क्रीन को रुका रखने के लिए वो आउट ना हो जाए। अब मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने वेरिएबल को क्लास लेवल क्लास के अंदर टॉप पे ऐसे ही डिक्लेयर किया था, और मैं उसको नीचे नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर ऐसे ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, बगैर किसी ऑब्जेक्ट के या बगैर किसी चीज़ के। ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों को आउटपुट नजर आ रही होगी। ये उसने शो करवा दिया मैसेज वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 10। मैंने उसको वेरिएबल को 10 की वैल्यू दी थी, तो वो उसने मुझे शो करवा दी।
तो मतलब मैं अपने स्कोप लेवल यानी कि क्लास लेवल के स्कोप वाले वेरिएबल का मतलब हमारा यही होता है कि हम एक क्लास के अंदर टॉप पे उसको डिक्लेयर कर लें और नीचे आने वाले तमाम मेथड्स के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने जो इसमें देखी थी ना, वो मेथड लेवल का स्कोप था। अब मेथड लेवल का स्कोप क्या था कि हम लोगों ने उस वेरिएबल को उस मेथड के अंदर डिक्लेयर करना है। कि मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, इसको इस मेथड के अंदर रख देता हूँ। अब इस वेरिएबल का जो स्कोप हो गया था वो इस मेथड की हद तक हो गया कि मैं इस वेरिएबल को इस मेथड के अंदर अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता इसका नाम यूज करके। इसकी प्रैक्टिकली एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वो डिस्प्ले के नाम से था, ये डिस्प्ले टू के नाम से बन गया। यहाँ पे मैं इसको अब डिक्लेयर नहीं करता, मैंने पहले फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया हुआ ना। अब मैं यहाँ पे इसको जब आके यूज करने की कोशिश करूंगा ना डिस्प्ले टू के अंदर, आप उसने ये वी के नीचे रेड लाइन की अंडरलाइन दी, द नेम वी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। कहता है करंट कॉन्टेक्स्ट में इनके जो करंट आप लोगों ने ये कोड लिखा हुआ है इसके अंदर उसको वी मिल ही नहीं रहा, कहीं आपने इसको डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, हालांकि मैंने इससे पहले वाले फंक्शन के अंदर किया था। अब जैसे ही इसका मेथड चेंज हुआ तो दूसरे मेथड के अंदर जाके उसका स्कोप खत्म हो जाएगा, दूसरे मेथड के अंदर मैं उसको यूज नहीं कर सकता। अब उसने वो मुझे एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसके अंदर दोबारा इसको डिक्लेयर करूंगा तो फिर वो यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया, अभी भी वो मुझे एरर दे रहा है। अब वो कह रहा है कि आप लोगों ने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है जिसको आप प्रिंट करवाने चाह रहे हैं, तो मुझे फिर इसको कोई ना कोई एक वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी। अब उसने वो मुझे एरर खत्म कर दिया, मतलब वो ठीक हो गया सारा, मतलब कोई भी एरर नहीं आ रहा मेरे पास। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो पहले इसकी वैल्यू 10 आएगी, पहले डिस्प्ले की, और डिस्प्ले टू की वैल्यू 12 आएगी मेरे पास, यानी कि दो आउटपुट आ जाएंगी, पहले वाले की 10 और दूसरे वाले की 12, अगर मैंने दोनों फंक्शन को यहाँ से कॉल करवाया हुआ है तो। अब ये देखिए मैं जैसे जैसे राइट कर रहा हूँ तो नीचे हिंट आ रहे हैं, तो ये हिंट उसी चीज के आते होते हैं जो चीज आप लोग वहां पे उस लोकेशन पे राइट कर सकते होते हैं, जो आपको एरर नहीं देगी। उन्हीं चीजों के सिर्फ ऑप्शन आते होते हैं, हिंट आते होते हैं। अब मैं दोनों फंक्शन को कॉल करूंगा तो दोनों रन भी हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। तो ये दूसरा हमारा था, यानी कि मेथड लेवल का स्कोप क्रिएट करना। और तीसरा जो था हमारा ब्लॉक लेवल का स्कोप था। अब मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। ब्लॉक लेवल स्कोप के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन काफ़ी है। ब्लॉक लेवल स्कोप के लिए तो हम लोगों ने देखना था कि जो लूप्स के लिए हम लोग काम करते हैं ना, तो वो वाला जो काम होता है। अब लूप्स के अंदर क्या था कि ब्लॉक लेवल का स्कोप क्या होता है कि जो हम लोगों ने लूप्स लगानी है ना, वो लूप हमारी लूप की स्टेटमेंट के अंदर जो हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है उसको हम बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका काम सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर की हद तक ही होता है। अब जैसे कि ये इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ फॉर की, उसके अंदर मैं इसको एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा। एल के नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया है, इसको इज इक्वल टू रख दिया 1, यानी एक लूप लगाऊंगा। अब उसके अंदर मैं 1 से लेकर 10 तक या 5 तक कोई भी हम लोग लिख लेते होते हैं। एल लेस देन इज इक्वल टू 5 और एल प्लस प्लस। अब ये जो मेरी लूप बन रही है ना, ये इसकी बॉडी बन रही है यहाँ तक, तो मैं इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट ही रखूंगा, ये प्रिंट होने वाली, मैसेज प्रिंट करने वाली। यानी कि जो मैंने एक वेरिएबल लिया है ना एल नाम से, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा, 5 टाइम प्रिंट करेगा, उसके बाद खत्म कर देगा। अब ये जो एल है ना, जो मैंने इस लूप की स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक की हद तक किया है, ये जो इस लूप का ब्लॉक है। अब इस लूप के ब्लॉक से बाहर आके अगर मैं इसको राइट करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा।
अब मैंने इस लूप वाली बॉडी से बाहर आके एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई और उसके अंदर मैंने एल की वैल्यू को प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो उसने मुझे एरर दे दिया है। कहता है द नेम एल, एल नाम से जो मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है उसको प्रिंट करवाने, डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो उसको एल की डिक्लेरेशन कहीं मिल ही नहीं रही। कहता है इस करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो एल नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं और आप इसको प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो मतलब क्या हुआ कि इसका स्कोप सिर्फ इस लूप की बॉडी तक ही है, इस लूप की बॉडी से बाहर नहीं हम इसको एक्सेस कर सकते। तो इसका जो एल का जो स्कोप है वो इस लूप के ब्लॉक तक हो गया। तो ये वाले वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं, फिर ब्लॉक लेवल इनका स्कोप होता है, ये वो वाले। तो हमारे पास तीन टाइप के स्कोप्स आ गए, इनके वेरिएबल स्कोप्स तीन टाइप के हो गए। पहला हम लोगों ने देखा क्लास लेवल स्कोप, दूसरा हम लोगों ने देखा मेथड लेवल स्कोप, और तीसरा हम लोगों ने देखा ब्लॉक लेवल स्कोप। तो हमारे पास सी शॉप के अंदर जो ये स्कोप होता है वेरिएबल्स का, ये तीन कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है। जो मेथड लेवल का स्कोप होता है वो हमारा ऐसे ही होता है जैसे हमारे पास लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब लोकल वेरिएबल की बात आती है तो इसके साथ दूसरी बात आती है हमारे पास अपोजिट, ग्लोबल वेरिएबल्स की। कि जब हम लोकल वेरिएबल्स का नाम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ये भी आ सकता है कि अगर लोकल वेरिएबल की आप बात कर रहे हो तो फिर ग्लोबल वेरिएबल्स भी तो होते हैं ना, वो सी शॉप में उनका क्या सीन है। तो उनका ये सीन है कि हमारे पास सी शॉप के अंदर ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना, वो हमारे पास सपोर्टेड नहीं होते। मतलब हम लोग डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करके उनको यूज नहीं कर सकते सी शॉप के अंदर। यहाँ पे हमें अगर ग्लोबल वेरिएबल्स का काम करना है तो हमें अब हमें ग्लोबल वेरिएबल्स को सी शॉप के अंदर परफॉर्म करना हो ना, तो फिर हमें और थर्ड पार्टी टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं ताकि हम उसको मैन्युपुलेट करके उसको यूज कर सकें अपने सी शॉप के अंदर। लेकिन वो याद रहे कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं ना, तो हमारे ऊप के कॉन्सेप्ट से होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनके ऊपर लिटिल बिट इफेक्ट जरूर होता है। एक मतलब एक कंस्ट्रेंट उन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम उसको करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो फिर हमारे पास वो उसका कोई ना कोई फ्लॉज भी होते हैं। लेकिन इसलिए फिर हम लोग ऐसी चीज़ों को जस्ट रेयर केसेस में ही यूज़ करते होते हैं कि जब हमें लगे कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो तब हम लोगों ने ये काम करना होता है। तो इसलिए मैं अब आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट कर दिखा देता हूँ कि किस तरह हम लोग उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए मुझे अब 2-3 क्लासेस चाहिए होंगी इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 2-3 क्लासेस बना लेता हूँ। एक क्लास में बना लेता हूँ ब्रेड के नाम से, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ पब्लिक इंट काउंटर। ठीक है, ये काउंटर नाम से एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब एक और क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्लास मैं स्टैटिक रखूंगा क्योंकि मैंने बताया था कि जब हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना होता है तो फिर हमें एक स्टैटिक क्लास बना के उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जिसको हम लोगों ने ग्लोबल बनाना होता है। इसलिए मुझे अब यहाँ पे एक स्टैटिक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए, जिसको मैं ग्लोबल वेरिएबल कह सकूँ। तो स्टैटिक इंट काउंटर। अब वो जो पहला वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था वो पहली क्लास के अंदर क्रिएट किया था, तो उसका स्कोप उस क्लास के लेवल तक है। अब दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं ये दूसरी क्लास के अंदर करूंगा, तो इसका स्कोप इस क्लास के अंदर तक होगा। पहले मैं एक क्लास क्रिएट कर लूँ स्टैटिक क्लास बटर के नाम से, पहली ब्रेड दूसरी बटर। तो ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली बटर के नाम से, इसके अंदर मैं वो वेरिएबल रख लेता हूँ। तो मैं अब दो डिफरेंट क्लासेस बना ली ना, तो दो डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमारे पास सेम नाम का वेरिएबल हो सकता है।
क्योंकि पहले वेरिएबल का स्कोप पहली क्लास की हद तक है, दूसरे वेरिएबल का स्कोप दूसरी क्लास की हद तक है, यानी कि क्लास लेवल का स्कोप है ना दोनों का। तो मैक्सिमम हमारे पास स्कोप क्लास लेवल की हद तक की है। वैसे मैक्सिमम तो ग्लोबल लेवल तक होता है। ग्लोबल लेवल तक मतलब इस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस आएंगी उन तमाम के अंदर वो एक्सेस हो सकेगा। ग्लोबल लेवल का वेरिएबल यही होता है, लेकिन अब वो सपोर्टेड नहीं है यहाँ पे। अब हम लोगों ने बनाना हो तो फिर हमें एक स्टैटिक क्लास क्रिएट करके उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल रखना पड़ता है, तो फिर वो बन जाता है। अब दो क्लासेस बना ली, दोनों के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसका स्कोप जो है वो इस क्लास की हद तक है, इसका स्कोप ग्लोबल लेवल तक की हद तक है। अभी मैं तीसरी क्लास बनाऊंगा मेन मेथड के साथ। ये दो क्लासेस बना ली विद आउट मेन मेथड। अब जो तीसरी क्लास क्रिएट करूंगा वो विद मेन मेथड होगी, ताकि उसके अंदर से फिर मैं इनको एक्सेस कर सकूं। तो हम देखेंगे कि एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एक मैंने फिर तीसरी क्लास बनानी है प्रोग्राम के नाम से, जिसके अंदर मैं वॉइड मेन फंक्शन क्रिएट कर लूंगा। अब एक वॉइड मेन का फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैंने दो क्लासेस बनाई हुई हैं ऊपर। अब उन दोनों को अब मैंने यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं क्रिएट की हुई, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। अब इनके अंदर से मैं जो इनके वेरिएबल हैं, जब मैं उनको अगर एक्सेस करना चाहूँ तो ये जो पहले क्लास के अंदर वेरिएबल है ना, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। अब इसको मैंने अगर यहाँ पे आके तीसरी क्लास के अंदर आके एक्सेस करना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, या मुझे उस क्लास की इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहले मैं उस क्लास की इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, तो फिर मैं उस इंस्टेंस के थ्रू उसको कॉल करवाऊंगा, तो फिर वो कॉल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो होते हैं ना इनका स्कोप अब क्लास लेवल हद तक है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो उस क्लास के अंदर से मैं वेरिएबल को एक्सेस कर सकूंगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमें ऑब्जेक्ट या उस क्लास का इंस्टेंस करने की जरूरत नहीं होती क्रिएट, मतलब वो ऑटोमेटिकली हो जाता होता है विदाउट इंस्टेंस। यही ग्लोबल की निशानी होती है कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर। अब मैंने उसको काउंटर को एक्सेस करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, और फिर मैं उसको कोई वैल्यू असाइन कर सकूंगा एक्सेस करके। लेकिन जो उसके बाद दूसरा वेरिएबल है काउंटर का बटर क्लास के अंदर, अब वो मैंने उसको स्टैटिक रख के उसको ग्लोबल बना दिया है। अब उसको मुझे उसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक चीजों को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते होते हैं। अगर तो वो सेम क्लास के अंदर है तो हम उस चीज का नाम लेकर उसको एक्सेस कर लेंगे। अगर वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर है तो फिर मुझे उसके क्लास का नेम जस्ट लिखना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे मैंने अगर बटर वाली क्लास के काउंटर को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट उसका क्लास का नाम लिखूंगा और उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा और उसको मैं कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करवाऊंगा तो वो हो जाएगी, वो मुझे एरर नहीं देगा। अब यहाँ पे मुझे इसको एक्सेस करना पड़ा तो इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ी। अगर मैं ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं करता तो मैं इसको कॉल नहीं करवा सकता। अब आप लोगों के माइंड में होगा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि मैंने अगर इसको क्लास का नेम क्रिएट कर लिख के कॉल करवाया तो मैं उसको भी क्लास का नेम लिख के क्रिएट कॉल करवा देता हूँ, वो क्यों नहीं करवाया? अगर मैं इसको क्लास नेम लिख के कॉल करवाने की कोशिश करूंगा ना तो ये मुझे एरर दे देगा। वो उसने मुझे रेड अंडरलाइन कर दिया है, मुझे उसने एरर दे दिया है कि आप लोग इस क्लास का नाम लेके एक्सेस नहीं कर सकते, आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको स्टैटिक बना के ग्लोबल कर दिया।
और हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक के अंदर से स्टैटिक चीजें जस्ट उनका नाम लेके कॉल हो जाती होती हैं। और ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही है कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। मैंने उसको मतलब तीसरी क्लास में आके एक्सेस किया बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, जस्ट उस क्लास का नाम लिखा और वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो इस तरह हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट करके बना के यूज कर लेते हैं सी शॉप के अंदर, लेकिन डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल्स सपोर्टेड नहीं होते सी शॉप के अंदर। अब मैं इनको प्रिंट करके आप लोगों को रन करके भी दिखा देता हूँ, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट होंगी। सिस्टम डॉट कंसोल मैं इसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि वो पता चले कि कौन सा वो वाली वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। मैं इसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। अब ये जब मैसेज प्रिंट होगा यानी कि इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी और उसकी भी प्रिंट हो जाएगी। और एट द एंड पे मैं एक रीड की का लिख देता हूँ ताकि वो स्क्रीन रुकी रहे ब्लैक कलर की। अब मैं इसको रन करके आप लोगों को इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो दोनों की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और दोनों की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और दोनों अलग-अलग सिनेरियो है हमारा, एक ग्लोबल है और एक ऐसे हम लोगों ने क्लास लेवल स्कोप का वेरिएबल बनाया हुआ है। ये अब आप लोगों के पास ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट नजर आ रही होगी आप लोगों को कि पहले 10 प्रिंट हुआ है, मतलब पहले वेरिएबल का, पहले वो ब्रेड वाली क्लास के अंदर जो वेरिएबल था उसकी आउटपुट आ गई। दूसरा मैंने वेरिएबल लिखा था ग्लोबल वेरिएबल, उसका 12 था, असाइन किया था, वो 12 प्रिंट हुआ है। वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल 12, मतलब ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने क्लास का नेम लेके एक्सेस किया था उसकी जगह पे 12 प्रिंट हो गया। अब आप लोगों को स्क्रीन पे आउटपुट नजर आ रही है कि दोनों की अलग-अलग मैंने वैल्यूज असाइन की थी, अलग-अलग तरीके से कॉल करवाया और दोनों अलग-अलग वैल्यूज ही प्रिंट हुई हैं, लेकिन उनमें से एक लोकल है और एक ग्लोबल है। तो यहाँ तक ये हो गया हमारे पास स्कोप वेरिएबल्स का कि हम लोग उनको किस तरह राइट करें, कहाँ पे राइट करें, तो उन वेरिएबल्स का क्या स्कोप बनता है, हम उन वेरिएबल्स को कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये स्कोप्स एंड हो जाते हैं, मतलब वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं। अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे